नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर बमबारी की धमकी दी है, जिसके जवाब में ईरान भी तनकर खड़ा हो गया है। उसने साफ कर दिया है कि ईरानी राष्ट्र इन हथकंडों से प्रभावित होने वाला नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर बातचीत का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो हॉर्मुज की नाकेबंदी खोलने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में ईरान ने हॉर्मुज पर सख्ती बढ़ा दी है। ईरानी सेना IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों के लिए नए नियम और कानून लागू कर दिए हैं। उनका कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अपनी पूर्व स्थिति में लौट आया है। वहीं ईरानी स्पीकर गालिबफ ने एक बार फिर ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए उनके सातों दावों को झूठा बता दिया है। उन्होंने कहा कि झूठों के सहारे युद्ध नहीं जीत पाए ट्रंप। इस बीच दोनों देशों के बीच नए दौर की बातचीत को लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या दोनों देशों में स्थायी शांति पर सहमति बन पाएगी। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव से पहले PM स्टामर देंगे इस्तीफा। मेंडलसन की जांच को लेकर बढ़ा दबाव। बचाव में संसद में तथ्य पेश करेंगे PM। अमेरिकी सेना ने 12 साल बाद छोड़ा सीरिया। जॉर्डन लौट रहे सैनिक। द्रुज समुदाय को झटका। सरकार बोली अब देश में चलेगा एक ही प्रशासन। म्यांमार के नए राष्ट्रपति हिलाइंग का बड़ा फैसला। पूर्व नेता आंग सान सूची की सजा हुई कम। रिहा किए गए पूर्व राष्ट्रपति विन। और चलते चलते में देखेंगे 24,000 साल से साइबेरिया की बर्फ में जमा रहस्यमयी जीव, वैज्ञानिकों ने फूंकी जान। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमें मध्यावधि चुनाव जीतने ही होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पार्टी को विपक्ष को हराने का दिया संदेश। अपनी सरकार की आर्थिक और विदेश नीति की सफलताओं का किया बखान। पाकिस्तानी सेना और बलूच विद्रोहियों में भीषण गोलीबारी। खारान, खुजदार और किसान के साथ कई इलाकों में हिंसा। सैकड़ों आम नागरिक हताहत। हिजबुल्लाह के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। लेबनान में सीजफायर के बावजूद इजरायली PM नेतन्याहू का रुख सख्त। सैन्य गतिविधियां अभी भी जारी। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान को मिली बड़ी राहत। IMF ने की $1.2 अरब के बेल आउट फंड देने की घोषणा। सऊदी अरब ने भी बढ़ाया $3 अरब का डिपॉजिट। तो ईरान और अमेरिका नए दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से इस बात की पुष्टि की कि 20 अप्रैल को होने वाली ये बातचीत भी पिछली बार की तरह पाकिस्तान में होगी, लेकिन इस पर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो लगातार कह रहे हैं कि बहुत जल्द समझौता हो जाएगा, और अब एक बार फिर खुद को 10 जंग खत्म करने का क्रेडिट देते हुए उन्होंने कुछ नए दावे भी कर दिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान का न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को जरूर मिलेगा, वो सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जिसे हमारे B-2 बमवर्षकों ने बनाया। हमारे महान B-2 बमवर्षकों ने 7 महीने पहले इसके लिए कोई रकम नहीं दी जाएगी। ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होंगे। अब ईरान अमेरिका की मदद से सभी समुद्री बारूदी सुरंगें हटा रहा है। ये दुनिया के लिए एक महान और शानदार दिन होगा, क्योंकि ईरान ने घोषणा की है कि हॉर्मुज पूरी तरह खुला है, लेकिन वहां अमेरिकी नौसैनिक की नाकेबंदी जारी रहेगी। ये तब तक पूरी तरह लागू रहेगा जब तक ईरान के साथ हमारा समझौता 100% पूरा और औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित नहीं हो जाता। ट्रंप ने एक साथ कई दावे किए और एक तरह से ये दिखाने की कोशिश की कि ईरान पर अमेरिका ने जीत हासिल कर ली है, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप के इन दावों की पूरी तरह हवा निकाल दी। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने साफ शब्दों में कहा कि ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वे सातों ही झूठे थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1 घंटे में 7 दावे किए और वे सातों के सातों झूठे थे। वे इन झूठों के सहारे युद्ध नहीं जीत पाए और ना ही वे बातचीत में किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। नाकेबंदी जारी रहने पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला नहीं रहेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट से आवाजाही निर्धारित मार्ग के मुताबिक और ईरानी इजाजत के साथ ही होगी। स्ट्रेट खुला रहेगा या बंद, और इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, ये फैसला जमीनी हालात के आधार पर होगा, ना कि सोशल मीडिया के आधार पर। मीडिया युद्ध और जनमत को अपने पक्ष में करना जंग का एक अहम हिस्सा है, लेकिन ईरानी राष्ट्र इन हथकंडों से प्रभावित होने वाला नहीं है। यानी उन्होंने एक के बाद एक ट्रंप के झूठे दावों का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल बीते दिन लेबनान में युद्ध विराम की घोषणा के बाद ईरान ने हॉर्मुज खोलने का ऐलान किया था, तब तक के लिए जब तक ये सीज फायर लागू रहता है।
लेकिन ट्रंप ने नाकेबंदी हटाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन हालात में दोनों देशों के बीच कोई सहमति बन पाएगी। और जिस तरह ईरानी महिलाएं इस वार्ता के विरोध में सड़क पर उतर आई हैं, उसके बाद वार्ता को लेकर संशय बढ़ता जा रहा है। दरअसल बीते दिन ईरान की राजधानी तेहरान में डिवोटेड डॉटर्स ऑफ ईरान रैली आयोजित की गई, जिसमें हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया। ईरानी महिलाओं का कहना है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता और पिछले अनुभवों को देखते हुए वार्ता से ठोस नतीजे निकलना मुश्किल है। देश की संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। ऐसे में अमेरिका और ईरान की वार्ता पहले ही सवालों से घिर गई है। ईरान के तेवर ट्रंप की भी चिंता बढ़ा रहे हैं, जो इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि कैसे भी ये संघर्ष खत्म हो जाए। उनकी झुंझलाहट अब उनके बयानों में जाहिर भी होने लगी है। ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बातचीत की टेबल पर सहमति बनाने के लिए दबाव बनाते हुए धमकी दी है। वो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ईरान के साथ बुधवार तक समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से बमबारी शुरू कर सकता है। अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को किसी न किसी तरह हासिल कर लेगा। अगर बातचीत से यह हासिल नहीं होता है तो इसके लिए दूसरा और कहीं ज्यादा मुश्किल तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। मौजूदा सीजफायर को बढ़ाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। आप जानते हैं कि 22 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच लागू 2 हफ्तों का सीजफायर खत्म हो रहा है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस वार्ता पर टिकी हुई हैं कि क्या पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित हो पाएगी। क्या अमेरिका ईरान की शर्तों पर पूर्ण रूप से युद्ध विराम के लिए तैयार होगा। क्या ईरान अमेरिका पर भरोसा कर पाएगा या मौजूदा सीजफायर भी टूट जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ब्रिटेन की सियासत में मचे हड़कंप की। तो ईरान जंग के चलते भले ही अमेरिकी जनता का ध्यान एप्स्टीन फाइल से हट गया हो, लेकिन ब्रिटेन में इसकी गूंज अब भी सुनाई दे रही है, जिसकी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर मुश्किलों से घिर गए हैं। उनकी कुर्सी पर भी संकट आ गया है। आप जानते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में ब्रिटेन की कई नामी ग्रामी हस्तियों का नाम पाया गया। पूर्व प्रिंस एंड्रयू से लेकर अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत नियुक्त किए गए पीटर मेंडलसन तक सभी के नाम इन फाइल्स में दर्ज थे। और जब ये फाइल सार्वजनिक की गई तो कार्रवाई की मांग भी उठी। किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू को शाही परिवार से बाहर कर दिया गया। पीटर मेंडलसन ने भी लेबर पार्टी और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब सुई पीएम स्टामर पर आकर अटक गई है। उनके भी इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही है। उन पर आरोप है कि मेंडलसन की नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी। जानबूझकर तथ्यों को नजरअंदाज किया गया, छुपाया गया। और अब एक नया खुलासा हुआ है, जिसके बाद स्टामर पर इस्तीफे का दबाव और बढ़ गया है। द गार्जियन की रिपोर्ट में सामने आया कि पूर्व अमेरिकी राजदूत पीटर मेंडलसन की नियुक्ति से पहले सुरक्षा जांच पूरी नहीं हुई थी, जिसके बाद स्टामर ने भी साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। स्टामर ने कहा कि मुझे यह सूचित नहीं किया गया था कि अमेरिका में उनके पूर्व राजदूत को पद सौंपे जाने से पहले वो सुरक्षा जांच में विफल रहे थे। प्रधानमंत्री के रूप में मुझे सूचित करने में विदेश कार्यालय की विफलता चौंकाने वाली और क्षमाहीन थी। मैं वादा करता हूं कि संसद के सामने पूरी पारदर्शिता के साथ सभी प्रासंगिक तथ्यों को पेश करूंगा। स्टामर ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि नियुक्ति में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था। उनके मुख्य सचिव डैरेन जोन्स ने भी कहा कि सिफारिश ये थी कि पीटर मेंडलसन को इस पद पर नियुक्त न किया जाए, और विदेश मंत्रालय ने इसे नजरअंदाज कर दिया। यह आश्चर्यजनक था, लेकिन नियमों के दायरे में था। अब स्टामर ने भले ही संसद में सारे तथ्य पेश करने की बात कही हो, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता केमी बेडेनोच का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी नहीं थी। यह दावा पूरी तरह से बेतुका है। वहीं स्टामर की अपनी लेबर पार्टी भी इस मुद्दे पर बटी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले का असर आगामी स्थानीय चुनाव पर पड़ना तय माना जा रहा है। 7 मई को ब्रिटेन में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं और फिलहाल मेंडलसन की नियुक्ति का मामला सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के लिए इन चुनावों में बड़ी बाधा बन गई है, क्योंकि ब्रिटेन की सियासत में फिलहाल केवल मेंडलसन की नियुक्ति ही विवादित नहीं है, बल्कि उन पर सरकार में मंत्री रहते हुए एप्स्टीन को वो संवेदनशील दस्तावेज लीक करने के भी आरोप है, जिसमें 2008 के वित्तीय संकट के दौरान की घटनाएं भी शामिल हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि क्या स्टामर खुद पर लगे आरोपों से बेदाग हो पाएंगे और आगामी चुनाव पर इस पूरे मामले का क्या असर पड़ता है। क्या उनकी पार्टी जीत सुनिश्चित कर पाएगी, यह देखना होगा।
और अब अगली खबर में बात करेंगे सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी की। तो सालों से सीरिया संघर्ष का मैदान बना रहा। बशर अल असद के शासन में सीरिया गृह युद्ध से जूझता रहा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विद्रोही गुटों ने कब्जा जमाया हुआ था। ऐसे में विदेशी ताकतों को भी वहां अपना हाथ आजमाने का पूरा मौका मिला, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल या फिर तुर्की। सीरिया की जनता को लगातार संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन दिसंबर 2024 में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के नेतृत्व में विद्रोही गुटों ने सीरिया में बशर अल असद के 24 साल पुराने शासन को उखाड़ फेंका, जिसके बाद एचटीएस के अहमद अल शरा ने सत्ता की कमान संभाल ली। और अब ये नई सरकार देश के हर कोने पर अपना कब्जा जमाने में जुट गई है, जिसमें उसे बड़ी कामयाबी भी मिली। करीब 12 साल की सैन्य मौजूदगी के बाद अब अमेरिका ने सीरिया से अपने सभी सैनिक निकाल लिए हैं और सैन्य ठिकाने खाली कर दिए हैं। आप जानते हैं कि अमेरिका ने लंबे समय से सीरिया में अपने फौजी अड्डे बना रखे थे और उन्हीं अड्डों का इस्तेमाल कर सीरिया में भयंकर तबाही मचाई। अमेरिका इन हमलों को आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई बताता रहा, लेकिन हकीकत तो यह है कि अमेरिका ने सीरिया में अपने हितों को साधने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली। लेकिन अब अमेरिकी सेना ने हसाका, रुमेलान और देर ए जोर में मौजूद अपने कम से कम 7 बड़े ठिकाने खाली कर दिए हैं। आखिरी ठिकाना कसराक एयरबेस था, जिसके बाद सीरियाई सरकार ने सभी बेस अपने कब्जे में ले लिए। सीरियाई विदेश मंत्रालय के मुताबिक यह कदम देश को एकजुट रखने और पूरे इलाके पर सरकार का नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बड़ा मोड़ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की कि करीब 2000 सैनिक जॉर्डन जा रहे हैं। अमेरिका का सीरिया छोड़कर जाना द्रुज समुदाय के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पहले उन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ अपने ऑपरेशन में द्रुज समुदाय के लोगों का इस्तेमाल किया और बदले में उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन अब जब सीरिया की सत्ता पर दूसरे विरोधी गुट का नेता काबिज हो गया है, तो अमेरिकी सेना मैदान छोड़कर जा रही है। हालांकि सीरिया में स्थायी शांति लाने के लिए यह कदम बहुत अहम माना जा रहा है। उधर सीरिया सरकार और एसडीएफ के बीच हुए समझौते के बाद कुर्द लड़ाकों को राष्ट्रीय सेना में शामिल किया जा रहा है। हसाका और कामिशली जैसे शहरों में सरकारी बल तैनात हो चुके हैं और सीमाई इलाकों पर भी दमिश्क का नियंत्रण बढ़ा है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद क्या सीरिया में शांति स्थापित हो पाएगी। क्या अल-शरा की सरकार वहां आंतरिक संघर्षों पर लगाम लगा पाएगी। और अब अगली खबर में बात करेंगे म्यांमार सरकार के बड़े फैसले की। तो म्यांमार काफी लंबे वक्त से गृह युद्ध से जूझ रहा है। म्यांमार के आर्मी चीफ मिन आंग लाइंग ने राष्ट्रपति बनने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला किया है, जिसने देश की सियासत में खलबली मचा दी है। दरअसल म्यांमार ने एक झटके में देश की सारी फांसी की सजा माफ कर दी है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति समेत 4300 से ज्यादा कैदियों को राहत मिली है। लाइन के फैसले के तहत देश में जिन लोगों को फांसी की सजा मिली थी, उन सभी की सजा को बदलकर उम्र कैद कर दिया गया है। बता दें कि 2021 में जुंटा सरकार ने आंग सान सूची सरकार का तख्ता पलट कर दिया था। मिन आंग लाइंग की सेना ने आंग सान सूची से सत्ता छीन ली थी। राजनीतिक नेताओं को जेल में डाला गया और देश में पूरी तरह से सैन्य शासन लागू हो गया, जिसके बाद सेना ने कई सालों बाद फिर फांसी देना शुरू किया और उन लोगों को निशाना बनाया जो उनके खिलाफ थे। ऐसे में अब जो फैसला किया गया है, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट, जिन्हें 2021 के तख्ता पलट के बाद गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी माफ कर दिया गया है और अब वो आजाद हो गए हैं। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया है कि सैन्य शासन का विरोध करने के आरोप में कैद किए गए कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ ही 80 वर्षीय आंग सान सूची की रिहाई का भी कोई संकेत नहीं मिला है। लेकिन उनके वकील ने यह जानकारी जरूर दी है कि जेल में बंद आंग सान सूची की सजा कम कर दी गई है। यह एक नए राष्ट्रपति के जरिए दी गई आम माफी का हिस्सा था। गौरतलब है कि सूची कई अपराधों के लिए 27 साल की सजा काट रही हैं। उन पर लोगों को भड़काने और भ्रष्टाचार से लेकर चुनावी धोखाधड़ी और सरकारी गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन उनके समर्थकों ने इन सभी आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था और साथ ही कहा यह जा रहा है कि ये सभी आरोप उन्हें सत्ता से दूर रखने के लिए लगाए गए थे। दरअसल म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है। 2021 में चुनी हुई सरकार को गिराने के बाद से ही सैन्य शासन के लिए सशस्त्र संघर्ष चल रहा है और इसके बाद सरकार की पकड़ देश से कमजोर हुई है। देश के सिर्फ 20% हिस्से पर ही जुंटा सरकार का कब्जा बचा है और बचे हुए 80% हिस्से पर अलग अलग विद्रोही गुटों ने कब्जा कर रखा है। और इन्हीं हालात में देश में संसदीय चुनाव कराए गए। चुनाव से पहले अधिकांश विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, जिसके बाद चुनाव में सेना समर्थक दलों को भारी जीत मिली।
और अब इन नेताओं को रिहा किया जा रहा है, लेकिन नई सरकार की वैधता पर सवाल अब भी बरकरार है। और अब चलते चलते में बात करेंगे 24,000 साल से सो रहे जीव की, जो अब आखिरकार अपनी गहरी नींद से जाग चुका है। जी हां, ये जानकारी आपको किसी फिल्म की कहानी जैसी लग सकती है। एक जीव जो हिमयुग के वक्त बर्फ में दब गया था और अब करीब 24,000 साल बाद वो जिंदा मिला है। जी हां, जिंदा। साइबेरिया, जो रूस के उत्तरी भाग में स्थित है, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। यहां के बेहद ठंडे इलाके में जमीन के काफी नीचे हजारों सालों से बर्फ जमी हुई है और वैज्ञानिकों ने जब वहां खुदाई की, मिट्टी के नमूनों की जांच की, तो वहां एक छोटा सा जीव मिला जिसका नाम है बड़े लॉयड रोटिफर। यह जीव इतना छोटा है कि इसे खुली आंखों से देख पाना मुश्किल है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह करीब 24,000 साल पुराना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ठंड में कोई कैसे जिंदा रह सकता है। तो रोटिफर के पास एक प्राकृतिक ताकत है जिसे क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। इसे आप गहरी नींद की तरह समझ सकते हैं। इसमें जीव अपना मेटाबॉलिज्म, यानी शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं पूरी तरह रोक देता है। ना खाना, ना पीना और ना ही सांस लेना, बस एक गहरी नींद। और जैसे ही इसे लैब में थोड़ी गर्मी और पानी मिला, ये उठ खड़ा हुआ और चलने फिरने लगा। और हैरानी की बात यहीं खत्म नहीं होती है। जागने के बाद इस रोटिफर ने तुरंत अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे रोचक बात तो यह है कि इन्हें बच्चे पैदा करने के लिए किसी साथी की भी जरूरत नहीं होती। ये खुद की कॉपी यानी क्लोन बना लेते हैं। ये खोज हमें बताती है कि जीवन की सीमाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। अगर एक जीव 24,000 साल बाद दोबारा जाग सकता है, तो भविष्य में हम शरीर के अंगों को सुरक्षित रखने या अंतरिक्ष की लंबी यात्राओं के लिए भी इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।